Everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your ACCA tutor and mentor Manisha Gupta ACCA, and again I am back with a new video. So on the topic disclosure notes, because मुझे कल yesterday एक comment आई थी स्टूडेंट से कि उनको डिस्क्लोजर नोट्स एंड इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड जो कॉपलाइन एग्जाम किट का क्वेश्चन है सो उस पे उनको वीडियो चाहिए. ओके सो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग सो कॉल्ड F3 के स्टूडेंट हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल. ओके सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्क्लोजर नोट्स एज वेल एज ये इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का हो सके तो दूसरा वीडियो बनाऊंगी, ये सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू गाइस. So let's start. The question number is 392 and the question says which of the following should be disclosed? Which of the following should be disclosed in the notes to the financial statement relating to the intangible asset? So जैसे कि आपको पता होगा हर एक स्टैंडर्ड ने कुछ ना कुछ चीज डिस्क्लोज करने के लिए कहा. वाई? बिकॉज हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं इट कंटेन्स लाइक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट एज वेल, एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एंड लास्ट होता है नोट्स टू डिस्क्लोजर. सो या इट्स नोट्स टू डिस्क्लोजर में ये जो हम लोग ने स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग डिस्क्लोज करते हैं एज पर सेड बाय द स्टैंडर्ड. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने इंटेंजिबल एसेट की बात कर रही है. सो लेट्स हैव अ रिकैप. जैसे मैंने यहाँ पे खोला हुआ है IAS 38 डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. सो ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू IAS 38 intangible asset, the financial statement should disclose the following for development cost and other intangible asset. The first one, they said the amortization method used and expected period of amortization. ये obviously हमारा IAS 16 में भी होता है. A reconciliation of carrying amount at the beginning and the end of the period showing the next net new expenditure incurred, amortization amount written off because the project no longer qualify for the recognition to be classified as asset expenditure. Remember there is criteria कि हम लोग वो expense को as a capital कर रहे हैं और as expense दिखाना है, उसके लिए वो criteria meet होना पड़ा. अगर वो हम लोग write off कर रहे हैं because वो criteria नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ को भी हम लोग को disclose करना पड़ता है. And the next is amortization charge for the period. In addition, the financial statement should also disclose the total amount of research and development expenditure charge as an expense during the period. और नीचे भी बताया गया कि reconciliation के लिए उन्होंने कैसा मतलब like ऐसे मतलब similar format as per the IAS 16 हम लोग disclose कर सकते हैं. So this one is for the cost and this one is for the amortization. ठीक है. सो नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज सेइंग कि इसमें से कौन सा हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द IAS 38 दैट इज द इंटेंजिबल एसेट्स. सो फर्स्ट वन कह रहा है accumulated amortization charge at the start and the end of the reporting period. Obviously ये हम लोग ने अभी भी देखा, यहाँ पे देख सकते हो एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन का एट द स्टार्ट ओपनिंग कितना था, चार्ज कितना हुआ, क्लोजिंग कितना है, तो ये तो दिखाना पड़ेगा. सो वन इज करेक्ट. अब जबकि पता चल गया कि वन राइट है, सो वैसे हमारा ऑप्शन B एंड D इज एलिमिनेटेड. अब तो या तो 1 और 2 में से कोई ये दोनों हो सकते हैं राइट आंसर, आइदर 1 होगा और 2 रॉन्ग होगा. ठीक है. सो हमारा आंसर में से A और C में से कोई एक आंसर होगा. ओके तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. Reconciliation of the movement in the net carrying amount of intangible asset for the reporting period. Obviously ये भी हम लोग ने देखा, अभी हम लोग रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं कैरिंग अमाउंट में जो इंटेंजिबल एसेट का, ये भी हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ता है. सो दैट मीन्स 1 एंड 2 इज करेक्ट. सो हम लोग आंख बंद करके C पे लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है. अब टाइम ऑब्वियसली हम लोग को एक मिनट एक सेकेंड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी एलिमिनेशन ऑप्शन से भी हम लोग राइट आंसर पता करके आगे बढ़ना होता है. ठीक है. सो ऐसे
एलिमिनेट करके, राइट आंसर फिगर आउट करके, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व योर क्वेश्चन वेरी क्विकली. ओके, अब थर्ड जबकि पता है रॉन्ग है, लेट्स सी व्हाई इट इज रॉन्ग. Statement from the director explaining whether or not they believe that capitalized development cost will be recovered at some future date. See, इसमें क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि एक डायरेक्टर का बिलीव है ना कि वो चीज कैपिटलाइज करे या ना करे, वो चीज डिस्क्लोज करना. हम लोग वो एक्सपेंस को कैपिटलाइज कब करते हैं? जब वो चीज हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहा है. जब क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा उसको डायरेक्टली हम लोग पीएनएल में दिखाएंगे एज ए रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर, राइट. तो यहाँ पे उसका बिलीफ का मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है. सो इसीलिए इसको हम लोग नहीं दिखाएंगे, ठीक है. ऑलराइट, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर. Now next question is, which of the following would be suitable accounting policy note for disclosure in the financial statement relating to the intangible assets? Again intangible asset का ही पूछ रहा है. So कौन सा suitable accountancy policy होगा to disclose in the financial statement? तो इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सुइटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी नोट फॉर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इंटेंजिबल एसेट. अगेन ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड पूछ रहा है. सो कौन सा सुइटेबल पॉलिसी होगा? सो लेट्स इवैल्यूएट वन बाय वन. सो फर्स्ट वन सेज द एंटिटी हैज सम इंटेंजिबल एसेट accounted for using the cost model and other intangible asset accounted for using the valuation model based upon the judgment of directors. All intangible assets are written off over their useful life to the business. See, ये बिल्कुल suitable नहीं है. क्यों? सबसे पहले अगर आप नोटबुक देखोगे सो यहाँ पे वैल्यूएशन, ये जो हम लोग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के केस में, सो व्हाट दे सेड, यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट भी करती हूँ. सो IAS 38 परमिट्स आइदर कॉस्ट मॉडल और वैल्यूएशन मॉडल टू बी यूज फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. यहाँ पे उन्होंने और लगाया है, नॉट द एंड. सो इसीलिए फर्स्ट थिंग ये इनकरेक्ट हो जाता है कि ये एंड यूज किया है. नेक्स्ट थिंग, अगर वैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो तो ये डायरेक्टर के जजमेंट पे नहीं होना चाहिए. ये भी चीज उन्होंने हाईलाइट किया है. फॉर द वैल्यूएशन मॉडल टू बी अप्लाइड द फेयर वैल्यू शुड बी मेजर बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट. ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्टर का जजमेंट नहीं चलेगा. ठीक है, यहाँ पे सो इसीलिए ये इनकरेक्ट हुआ. और लास्ट में ओवर द यूजफुल लाइफ कितना, वो एक एस्टिमेट होना चाहिए या फिर एक रेंज होना चाहिए कि इतना से इतना लाइफ के बीच में इसको एमोटाइज करूंगा, वो भी उन्होंने क्लियर नहीं बोला. सो दिस इज नॉट सुइटेबल अकाउंटिंग पॉलिसी. ठीक है. नाउ next we have the entity accounts for the intangible asset using the cost model. Okay, so उन्होंने एक मॉडल चूज किया, that is a cost model. It's perfect. Now next this says all intangible assets are amortized over the useful life to the business between 5 and 15 years on the straight line basis. अब उन्होंने कौन सा amortization method follow किया वो भी क्लियर किया. इनफैक्ट कितना पीरियड के लिए, एग्जैक्ट पीरियड ना बता के उन्होंने रेंज भी बताया. दैट्स परफेक्ट. सो यस, ये हमारा करेक्ट है. ठीक है, सी देखते हैं. The entity accounts for intangible asset using the valuation model. Okay, so उन्होंने valuation model use कर रहे हैं. Based upon the valuation estimated by the director. Again ये यहाँ पे आगे गलत हुआ. हम लोग ने अभी देखा, अगर valuation model use कर रहे हो तो fair value कौन measure करेगा? By reference to an active market. ठीक है, सो इसीलिए ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है. एंड अगेन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है, सेंटेंस पढ़ना एक बार फिर से. ऑल चेंजेस इन द कैरिंग वैल्यूएशन फ्रॉम वन रिपोर्टिंग डेट टू द नेक्स्ट आर अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नहीं, अगर फेयर वैल्यू में मूवमेंट आती है हम लोग पीएनएल में अकाउंट नहीं करते हैं, उसके लिए अलग है OCI अथवा चेंज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाता है. ठीक है, बट पीएनएल में नहीं जाता. Now the last is the entity use the same accountancy policy for tangible and intangible non-current asset. Never. ये गलत है. दोनों चीज अलग अलग है. टेंजिबल एसेट के केस में अलग है कुछ रूल्स, इंटेंजिबल एसेट के केस में अलग है. सो बोथ आर नॉट सेम. ओके, सो इसीलिए ये वाला भी गलत है. ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं.
Question number 394. Which of the following would be suitable accountancy policy note for disclosure in the financial statement relating to the land and buildings? Okay, so first option क्या कहता है? The land and building are accounted for at cost and are written off over their useful life of 50 years on a straight line basis. See, हम ये टेंजिबल एसेट जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया और भी चीज़ें आते हैं. सो इस केस में अगर आप बुक का रेफरेंस लोगे, सो बुक में क्या बोला गया है? सो अकॉर्डिंग टू IAS 16, लैंड नॉर्मली हैज एन अनलिमिटेड लाइफ एंड सो डज नॉट रिक्वायर डेप्रिसिएशन, बट बिल्डिंग शुड बी डेप्रिसिएटेड. ठीक है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को कॉस्ट पे दिखाएंगे एंड रिटर्न ऑफ ओवर देयर यूजफुल लाइफ ऑफ 50 इयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. सब चीज ठीक है, बट यहाँ पे एंड यूज करने की वजह से लैंड एंड बिल्डिंग दोनों को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. वो वाली बात यहाँ पे आ गई, बिकॉज रिटर्न ऑफ ओवर देयर यूजफुल लाइफ मतलब वही हुआ ना. सो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता है, सिर्फ बिल्डिंग होती है. यहाँ पे दोनों को बोल दिया डेप्रिशिएट होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है. Now B. Land and building are accounted for at a cost and are not depreciated as the director believe the market value of land and building will increase over time. अब यहाँ पे तो नहीं depreciate होता, वो बात बोल दी गई, इसीलिए ये incorrect हुआ. Now the next is the land and building are accounted for at a cost and building are written over their useful life of 50 years on a straight line basis. Exactly. Land को depreciate नहीं करना. Why? Because उनका life predict करना is very difficult. So वो predict नहीं कर सकते. But building के case में हम लोग को depreciate करना पड़ेगा. अब वहाँ उन्होंने exactly like time frame बता दिया. So this one is suitable accounting policy. And the last is the entity use the same accounting policy for the land and building as it does for the intangible asset. ये दोनों चीज अलग अलग है, कुछ कुछ चीज सिमिलर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में केस में सेम अकाउंटेंसी पॉलिसी होगा. ठीक है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है. ओके. Now the next question is question number 395. Which of the following would be the suitable accounting policy note for the disclosure in the financial statement relating to the inventory, which is IAS 2. IAS 2 याद होगा I hope. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल NRV, दैट मीन्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू. अगर आप IAS 2 के चैप्टर में जाके देखोगे, वहां पे क्या बोला गया है? इन्वेंट्री आर वैल्यू एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV ऑफ ईच सेपरेट प्रोडक्ट और आइटम. यहाँ पे उन्होंने इन जनरल टोटल की बात कर रही है. ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा? सपोज एक प्रोडक्ट लॉस में भी है, अगर दूसरा वाला प्रॉफिट में है, वो उसके साथ ऑफसेट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. अगर हम टोटल वाइज इन्वेंट्री को वैल्यूएशन में देखते हैं, तो यहाँ पे हर एक आइटम, हर एक प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा, ईच लाइन बाय लाइन. ठीक है, सो वो फॉर ईच सेपरेट प्रोडक्ट नहीं बोलने के कारण इन जनरल बोल रहा है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है. B. Inventory is value at the lower of cost and NRV for each separate product or item, which is definitely correct. हम लोग ने बुक में भी डिट्टो सेम टू सेम यही सेंटेंस देखा. ठीक है. C. Inventory is value at the higher of cost and NRV for the each separate product or item. Incorrect. लोअर देखते हैं, ऐसे तो इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड दिखेगा ना. एंड द लास्ट इज इन्वेंट्री इज वैल्यू एट अ कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट सेपरेट प्रोडक्ट और आइटम. यहाँ पे NRV की बात नहीं कही, इसीलिए ये इनकरेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396. Is the following statement true or false? Non-existing event can be ignored when preparing the annual financial statement and supporting disclosure notes. इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे देखेंगे वो मटेरियल है कि नहीं. ठीक है, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट करे ना करे, बट यस अगर वो मटेरियल है उस केस में हम लोग को डिस्क्लोज तो करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स. ओके. Now next question number is 397. The question is saying, when dealing with the non-existing event, what information should be disclosed in the notes to financial statement? Okay, so इसके लिए let's
टेक ए रेफरेंस फ्रॉम द बुक। नोटबुक में अगर जाओगे, ये चैप्टर 15 है एंड वहाँ पे ये बोला गया है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट में हम लोग को क्या क्या नोट्स में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, द नेचर ऑफ द इवेंट and the estimate of the financial effect or the statement that such an estimate cannot be made. So ये दो चीज हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. So यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट वन एंड द नेम ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इवेंट, वो उसका नाम डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, ये स्टैंडर्ड ने नहीं बोला हुआ है. The geographical location of the event, again it's not required, but yes, estimate of the financial effect, ये हमारे जो यूजर होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उनको डिसीजन में इम्पैक्ट कर सकता है. ठीक है. So first and the last will be need to be disclosed for the non-existing event. अब बीच का दोनों क्यों नहीं? See, हम लोग notes to disclosure में वो चीज मेंशन करेंगे जिससे यूजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर होंगे, जो डिसाइड करेगा इस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं, इस कंपनी का शेयर खरीदना है कि नहीं, उनके डिसीजन को चेंज कर सकता है, वो फर्स्ट और लास्ट है. ठीक है. वो किस बंदे ने किया, किस जगह हुआ, इससे उनका डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसीलिए वो दो चीज नहीं चाहिए. बट यस, नेचर कैसा था वो और कितना इफेक्ट हुआ है फाइनेंशियली, एक एस्टिमेट हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. Now the next question is 398. In relation to the non-current asset, identify for the each of the following item whether it should be disclosed in the notes to the financial statement. The first one is reconciliation of carrying amount of non-current asset at the beginning and the end of the period. Obviously it should be disclosed. अगर आप देखोगे बुक में रेफरेंस लोगे, so obviously हम लोग को जानना जरूरी है लाइक कॉस्ट कितना ऐड हुआ, कितना डेप्रिशिएट हुआ, कोई एसेट बेचा है कि नहीं. सो ये हम लोग को शेड्यूल डिस्क्लोज करना पड़ेगा. दैट मीन्स कैरिंग अमाउंट का रिकॉन्सिलेशन ऑब्वियसली चाहिए. Now next is useful life of asset और depreciation rate used. Obviously ये भी notes में हम लोग को बताना पड़ेगा. यहाँ पे लिखा हुआ है depreciation method used with the details of useful life और depreciation rate used. Again ये book में clearly लिखा हुआ है and reconciliation वाला भी लिखा हुआ है यहाँ पे clearly. ये दोनों डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इंक्रीज इन द एसेट्स वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इन द पीरियड. ऑब्वियसली ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि हम लोग ये चीज नहीं बताएंगे कि अब रिवैल्यूएशन के वजह से एसेट का वैल्यू बढ़ेगा. ठीक है. अब वो हमारा एसेट ऐड किया है कि रिवैल्यू हुआ है कि किस वजह से बढ़ा, वो तो हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कि अगर हम लोग का एसेट का वैल्यू रिवैल्यू फेयर वैल्यू चेंज से हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उस केस में उस चीज को हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. बिकॉज ये रियल गेन नहीं है. ये गेन कब रियलाइज होगा, जब हम लोग एसेट को एक्चुअल में बेचेंगे. तो ये चीज बताना पड़ेगा कि ये जो एसेट का वैल्यू बढ़ा है इतना से, इट इज रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इन द पीरियड करके वो भी बताना पड़ेगा यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, यस इट शुड बी डिस्क्लोज्ड. यहाँ पे सब चीज मेंशन किया गया, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना. ये डिस्क्लोजर नोट्स वाला जो चैप्टर है ये बुक में है, इसके लिए. सो हम लोग को इस केस में सब चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 399. IAS 1 presentation of financial statement requires certain item to be presented on the face of the SOPL for the year. Which three of the item must be disclosed on the face of the statement of profit and loss for the year? तो ऑब्वियसली रेवेन्यू तो रहता ही है सबसे पहला हमारे टॉप हेड में. अगर आपको याद होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट. क्लोजिंग इन्वेंट्री, सी दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. एक क्लोजिंग इन्वेंट्री करके सेपरेट हेडिंग नहीं होता है. इसका प्रेजेंटेशन क्लियरली मतलब ऑन द फेस ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पीएनएल में नहीं आएगा. ये तो हम लोग बस कैलकुलेशन करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाएंगे, नॉट एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो इसीलिए ये पीएनएल में नहीं आएगा. फाइनेंस कॉस्ट, यस जिसको इंटरेस्ट पेड के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, ये भी आएगा. डिविडेंड पेड हम लोग पीएनएल में दिखाते हैं. डिविडेंड पेड ये जो कि रिटेन अर्निंग से घटता है, तो हम लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में दिखाते हैं. सो इट विल नॉट बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस.
टैक्स एक्सपेंस, यस, ये हम लोग दिखाएंगे, ये रहेगा एज अ फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, अगर फॉर्मेट याद हो तो। ये 3 चीज हो गया, रेवेन्यू, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन चार्ज भी हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखाते हैं, एज अ फेस में हम लोग डिस्क्लोजर नोट्स अभी जो हम लोग ने देखा टेंजिबल एसेट का वैसे दिखाएंगे, बट इन पीनल ये कहीं ना कहीं ऐड होके जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, इसको एज अ कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाना और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में दिखाना, वो उसमें जाके छुप जाता है। एज अ सिंगल फेस हम लोग डेप्रिसिएशन करके नहीं दिखाते हैं, ठीक है, बट एज अ फेस करके रेवेन्यू को सीधा सीधा नाम रहता है और फाइनेंस कॉस्ट भी रहता है और टैक्स एक्सपेंस भी रहता है, बट बाकी की चीज कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है। रियल फेस देखना है, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री का, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन में दिखेगा, डिविडेंड पेड का स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में दिख जाएगा, एंड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर जब हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे उस नोट्स में हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। Question number 400. Which of the following statement is true in relation to the disclosure requirement? Okay, all right. So disclosure requirement consists of monetary disclosure. Sorry. So disclosure requirement consists only of monetary disclosure. नहीं, ये दोनों हो सकता है। हम लोग लाइक नंबर न्यूमेरिकल के फॉर्म में, आई मीन मॉनेटरी के वैल्यू के फॉर्म में और नैरेटिव फॉर्म में दोनों भी हो, दोनों दिखाएंगे, नॉट ओनली नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ए एंड बी इज इनकरेक्ट एंड सी में एंड लगा हुआ है इसीलिए करेक्ट, ओके। Disclosure notes do not form the part of the annual financial statement. Incorrect. It's a part. हम लोग ने बोला ना 5 चीज मिलके बनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सेकंड, थर्ड में हमारा कैश फ्लो आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फोर्थ में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड लास्ट फिफ्थ में नोट्स टू डिस्क्लोजर और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 चीज मिलके बनी होती है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो इसीलिए डी इनकरेक्ट रहा। तो यहाँ पे सी राइट है, बिकॉज हम लोग मॉनेटरी प्लस नैरेटिव के फॉर्म में दोनों में दिखाते हैं, नॉट ओनली मॉनेटरी नॉट ओनली नैरेटिव। जैसे डेप्रिसिएशन के केस में बात करें, हम लोग इतना अमाउंट से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कौन सा अकाउंटेंसी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, कौन सा हम लोग ये क्या कॉस्ट इनिशियल मेथड इनिशियली कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब्सिक्वेंट मेजर का सब वो नैरेटिव के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसीलिए दोनों जरूरी है, नॉट ओनली मॉनेटरी और नैरेटिव, ठीक है, दोनों चाहिए। Now question number 401, when considering disclosure required in the financial statement relating to the PPE, that is the property plant and equipment, is the following statement true or false? Okay, the estimated useful life of PPE and depreciation rate must be disclosed. ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इनिशियली लगता है ट्रू है, पता है, बट एक सेंटेंस की वजह से पूरा गेम चेंज हो रहा है, ये एंड की वजह से, ठीक है, ये एंड की वजह से। अगर आप बुक में जाके रेफरेंस लोगे तो बुक में क्या कहता है, डेप्रिसिएशन मेथड यूज विद डिटेल्स ऑफ यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट। देखो यहाँ पे खुद ही और लगा हुआ है, ठीक है, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन रेट, ये बात एक ही है। दो मतलब मान लो कि मेरा यूजफुल लाइफ 5 है, सो डेप्रिसिएशन रेट 20% हुआ, आइदर मैं 5 years दिखाऊं और 20% दिखाऊं, ठीक है, बात एक ही, बट दोनों दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एंड की वजह से ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अगर ये और होता तो ये सेंटेंस परफेक्ट था, हम लोग डेप्रिसिएशन रेट दिखाए और यूजफुल लाइफ, ठीक है, बात तो एक ही, बट दोनों में से कोई एक दिखा सकते हैं, ना कि दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 402 क्या कहता है, when making a disclosure required in the financial statement relating to the provision, which of the following need to be disclosed? Okay, ये तो बुक में भी दिया हुआ है एग्जैक्टली सेम टू सेम। द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन हम लोग को दिखाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ पेमेंट की लाइक कितने टाइम के बाद उस पेमेंट हम लोग को देना पड़ेगा, एंड ये नेचर ऑफ अनसर्टनिटी विच में अफेक्ट द अमाउंट टू बी पेड। सो ये 3 चीज ये बुक में भी मेंशन है, ये 3 चीज हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन केस वी आर बुकिंग द प्रोविजन। नेम ऑफ द पार्टी टू होम द ऑब्लिगेशन इज और नॉट रिक्वायर्ड, ये लॉजिकली भी आप खुद समझो, उस
पर्सन जिसको पे करना है उसका नाम क्यों चाहिए, है ना? इससे क्या यूजर को डिसीजन में इम्पैक्ट आएगा? नहीं। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज रखते हैं जिससे हम यूजर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है, लाइक जैसे कि शेयर होल्डर जो डिसीजन लेगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, इसका ग्रोथ क्या होगा, कैसे होगा, तो वो उनका डिसीजन पे इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। ये अगर नेम ऑफ द पार्टी आई डोंट थिंक वो नाम मेंशन हो या ना उनके डिसीजन में कोई इम्पैक्ट लाएगा। ठीक है, सो 3 छोड़ के बाकी सब करेक्ट है यहाँ पे। Question number 403. When considering disclosure required in the financial statement in relation to the provision, is the following statement true or false? An entity need only state to carrying amount of obligation at the beginning and the end of the accounting period without providing a reconciliation of the movement in the provision during the year. This is totally incorrect. ठीक है, रिकॉन्सिलेशन भी प्रोवाइड करना जरूरी है कि इस बार हम लोग का कितना अमाउंट हम लोग ने प्रोविजन में प्रोवाइड किया है, मतलब जो भी मूवमेंट हम लोग को प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, नॉट द बिगनिंग और ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, बट स्टिल हम लोग को रिकॉन्सिलेशन विद द मूवमेंट प्रोवाइड करना जरूरी है फॉर द प्रोविजन। Now question number 404. In relation to the non-current asset, which of the following item must be disclosed in the notes to financial statement of an entity which comply with the international accounting standard? Alright, ये again हमारा IAS 16 से related हो गया। The first one is depreciation charge on the PPE for the year. Yes, this need to be disclosed, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो ये हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज जो होता है, चार्ज फॉर द ईयर, हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ता है। एमोर्टाइजेशन चार्ज ऑन द इंटेंजिबल एसेट फॉर द ईयर। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने नॉन करेंट एसेट बोला, दैट मीन्स बोथ IAS 16 की बात कर रहा है, 38 की बात कर रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली एमोर्टाइजेशन चार्ज के ये इंटेंजिबल के केस में भी हम लोग को जो एमोर्टाइजेशन चार्ज कितना हुआ वो रिकॉन्सिलेशन में प्रोवाइड करना पड़ता है। डेट ऑफ एनी रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ईयर, यस ये भी यहाँ पे मेंशन था। Effective date of revaluation, so this also need to be disclosed. Whether an independent valuer was used in the revaluation of the PPE during the accounting year, यहाँ पे लिखा हुआ है whether an independent valuer performed the valuation। ठीक है, so ये सब चीज we need to be disclose in the notes to financial statement of an entity। ठीक है, सो एज पर स्टैंडर्ड ही इन्होंने बोला है ये चीज डिस्क्लोज करने का। सो 1 2 4 और सारा चीज सारा आइटम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। Now the question last 405. How are intangible asset disclosed in the statement of financial position? तो इसके लिए अगेन हम लोग बुक का रेफरेंस लेंगे। सबसे पहले कॉस्ट तो ऑब्वियसली होगा, है ना, कॉस्ट या वैल्यूएशन मेथड जो भी यूज कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे सब्सिक्वेंट मेजर में देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ये तीन चीज को हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, कॉस्ट और वैल्यूएशन अगर वैल्यूएशन मेथड यूज कर रहे हैं तो, एंड देन अमोर्टाइजेशन माइनस करेंगे जो भी हम लोग अमोर्टाइजेशन चार्ज किए हैं, और या फिर एक्यूमुलेटेड, है ना। अगर ये फर्स्ट के केस में तो ठीक ही है, लेकिन अगर मान लो 2-3 साल हो गया उस केस में एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन लेस इम्पेयरमेंट अमाउंट, ये हमारा कैरिंग अमाउंट देगा उस इंटेंजिबल एसेट्स का। ठीक है, ओके, सो ये हमारा डिस्क्लोजर का फॉर इंटेंजिबल एसेट, ये हमारा आंसर बी हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का, इसका कितना क्वेश्चन है हमारे पास? ओके 5 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।